साथियों, आज सिद्धार्थ नगर में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रही है, वो यात्रा आज आपके क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। ये यात्रा लगभग पूरे भारत भर में निकाली जा रही है और ये यात्रा 365 डेज चलेगी। ये यात्रा 674 डिस्ट्रिक्ट से चलाई जाएगी। ये यात्रा राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकालने के पीछे का जो मकसद है, ये मकसद मैं आपको यहाँ कुछ ही चंद बिंदु पर बात रखते हुए ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा था, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। लोकतंत्र भारत को 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र बहाल हुआ। बहाल होने के बाद हमें देखने को क्या मिला, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके फेवर में संविधान तो बना, मगर जो सेंचुरी से, जो हजारों सालों से जो शासक वर्ग था, ब्राह्मण जो शासक वर्ग था, वही शासक वर्ग ट्रांसफर ऑफ पावर से, सत्ता हस्तांतर से 1947 से उन्होंने इस देश पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हुआ। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे कि लोकतंत्र और जो ब्राह्मण तंत्र है ये एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन हमें देखने को क्या मिला, 1952 के बाद हमें ये देखने को मिला कि मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ब्राह्मणों ने इस देश को कब्जा किया, कंट्रोल किया, शासन सत्ता पर कब्जा किया, कंट्रोल किया। और ये कब्जा 1989 तक बरकरार रहा। और जब बहुजन समाज के अंदर सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन निर्माण हुआ और उसका असर हमें दिखाई देने लगा, जब हमें असर दिखाई देने लगा, सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागृति का असर हमें दिखाई देने लगा, तो उसका असर क्या दिखाई दिया, हमें उसका असर यह दिखाई देने लगा कि बहुजन समाज मूल निवासी बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया इंडिया में शुरू हुई। जो आंदोलन उभर रहा था भारत में, और उस आंदोलन का नतीजा ये हो रहा था कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उससे क्या हुआ, उसका असर एक राजनीतिक लेवल पर हमें दिखाई देता है, और दूसरा असर हमें राष्ट्रीय लेवल का, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने में इसका असर हमें दिखाई देता है। जो अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण इस देश का शासक है, ब्राह्मण बाय डीएनए यूरेशियन है, ब्राह्मण बाहर से आया हुआ बहुत पुराना शासक है, और
अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण 2000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था, आज भी अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर, बहुजन लोगों पर राज नहीं कर सकते। मगर आज भी ब्राह्मणों का रूल, आज भी ब्राह्मणों का राज इस देश पर कायम है। और वो राज कायम है, इसका अगर कारण कुछ है तो वो कारण आज के तारीख में क्या है? वो लोग मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ये कब्जा बरकरार रखा। हमें देखने को ये मिला 1989 से 2004 के बीच हमें ये देखने को मिला, सामाजिक आंदोलन का असर हमें देखने को ये मिला कि इंडिया में पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर हमें अस्थिरता नजर आती है। 2004 तक इंडिया में अस्थिरता निर्माण हुई। इसका एक अगर कारण कोई है तो सामाजिक जो आंदोलन और राजकीय चेतना और उसका असर क्या हुआ था, राष्ट्रीय लेवल पर हमारे समाज में एक राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया हो चुकी थी। तो जो शासक है, ब्राह्मण जो शासक है, उन्होंने क्या सोचा? शासक लोगों को ये लगा कि अगर ये लोग आने वाले समय में ये लोग अगर अपोजिशन में रहेंगे, अगर ये लोग रूलिंग में आएंगे या रूलिंग में आएंगे अपोजिशन में आएंगे तो 3-3.5% लोगों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? ईवीएम लाया। ईवीएम लाने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? ईवीएम लाने के बाद हमें सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस ने फायदा उठाया। घोटाला करके चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में घोटाला करके सबसे पहले फायदा कांग्रेस ने उठाया। 2009 में दूसरी बार कांग्रेस ने फायदा उठाया। जो 3%, 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां है, जो दल है, जिनका रिप्रेजेंटेशन, जिनका वोटिंग जो रेशियो है, जो शेयर है वो कम हो रहा था, वोटिंग शेयर कम हो रहा था, रेशियो कम हो रहा था। लेकिन 2004 से क्या होने लगा? ईवीएम के माध्यम से ब्राह्मणों के 5-5 दल, नेशनल लेवल के 5-5 दल स्थापित हो गए। ईवीएम ने क्या किया? जिनकी संख्या कम है उनके 5-5, 6-6 नेशनल लेवल के दल निर्माण होने लगे। 2004 कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 कांग्रेस ने फिर से घोटाला करके चुनाव जीता। 2014 को बीजेपी को कांग्रेस ने ही सीक्रेट डील के तहत, गुप्त समझौता के तहत बीजेपी को चुनाव जितवाया। 2019 में भी बीजेपी ने चुनाव जीता। अभी ये सारा आपके सामने है। ये इतना बड़ा घोटाला है। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट क्या है? 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट दिया, उसमें ये कहा गया, विदाउट VVPAT फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। मगर
2014 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा केवल 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया गया। इसका मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं गया। अभी आपको इसका अंदाजा आ सकता है कि 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया था, क्योंकि उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं था। 2009 में वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं था। इसका मतलब क्या होता है, जो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, जजमेंट की एक लाइन अगर आपको समझ में आएगी, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। वीवीपीएटी के बिना चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट संभव नहीं है। अभी 2004 में नहीं लगाया, 2009 में नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, घोटाला हुआ। 2014 में लगाया, कितना लगाया, केवल 0.33% लगाया, इसका मतलब घोटाला हुआ। घोटाले को छुपाने के लिए, घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने लगभग 9 लाख मशीन को स्क्रैप घोषित किया, कबाड़ घोषित किया। 1 महीने के पीरियड में आपको यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं या सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग हैं, इनको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं ने क्या जिम्मेदारी लगाई है, उनकी जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लगाई है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की लगाई है, संविधान निर्माताओं ने लगाई है। मगर हमें दिखाई क्या देता है, चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक चुनाव के रिजल्ट के, चुनाव के 2014 के नतीजे के बाद 1 ही महीने में सारे के सारे ईवीएम को, 9,03,000 ईवीएम को कबाड़ घोषित किया। 2019 में क्या हुआ, 2019 के इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट कितना डिक्लेयर किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। 7 फेज में चुनाव हुआ, मगर रिजल्ट डिक्लेयर कितना किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। कितना किया, 373 सीट का, उसमें भी 220 सीट्स, 220 सीट्स पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट 220 सीट पर, 153 सीट्स पर कम वोट। ये सारा घोटाला दबाने के लिए केवल 7 फेज का रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। और ये घोटाला दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में, केवल 4 महीने में इलेक्शन कमीशन के द्वारा
ऑर्डर इशू करके जो वीवीपीएटी स्लिप्स है, रिसिप्ट्स है, वो सारे के सारे रिसिप्ट्स डिस्ट्रॉय किए। तो आपको अंदाजा आ सकता है कि इसमें चुनाव आयोग किस तरह से धोखाधड़ी में शामिल है, विरोधी पार्टी किस तरह से शामिल है, रूलिंग पार्टी किस तरह से शामिल है। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, ये धोखाधड़ी को एक्सपोज करने का काम आज के तारीख में केवल और केवल आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस धोखाधड़ी को एक्सपोज करने का काम केवल और केवल आज के तारीख में वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें संगठित शक्ति से ये जो संगठित शक्ति के बिना हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। हमें गांव-गांव तक लोगों को जगाना होगा, इस मिशन के साथ जोड़ना होगा, रिसोर्स का निर्माण करना होगा, टाइम एंड टैलेंट के लिए लोगों को खड़ा करना होगा। ये सारा प्रचार और प्रसार में लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को समझाना होगा, गांव-गांव में जाके, देहात में जाके इसका प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी करना होगा और इसके विरोध में लाखों करोड़ों लोगों को रास्ते में लाना होगा। तब हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और लोकशाही, जिसको बाबा साहब बोल रहे थे, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। तो हम लोकतंत्र चाहते हैं, ब्राह्मण तंत्र नहीं चाहते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए हमें ये सारा प्रण करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मेरी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं अब माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूं 2 मिनट में अपनी बात रखे। माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के एकता और अखंडता को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाई जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा का बुनियादी मकसद ये है कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों को, यानी इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो मूल अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर लिख कर दिए और अधिकारों का दस्तावेज या विशाल अधिकारों का दस्तावेज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया, आज के तारीख में पिछले 2 दशक से यानी 20 सालों से लगातार ईवीएम से चुनकर आने वाली सरकारों के जरिए आज इस संविधान को और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकार को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, इन अधिकारों की बचाने की लड़ाई में आज हम सभी को संगठित होने की जरूरत है। संगठित होने के लिए हमें अलग से किसी प्रकार का प्रयास या किसी अलग तरीके का प्रयास करने के बजाय जो इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, एकजुट करने के लिए जो फूले साहू अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, इस देश में संतों ने आंदोलन चलाया, हमें उसी को सहारा लेकर आपस में संगठित होने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। महान संत रविदास कहा करते थे कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक।
आज डीएनए के रिसर्च ने भी साबित कर दिया भारत में कौन देसी और कौन विदेशी है। उस दौर में महान संत कबीर जब आंदोलन चला रहे थे तो इस देश की व्यवस्था, इस देश के इतिहास और इस देश के मूल संस्कृति और सभ्यता की जानकारी थी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। हम यहाँ सभी बैठे हुए लोग एक माँ बाप की औलाद है, एक डीएनए के लोग हैं। हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। शासक जातियों के द्वारा लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश के पीछे जो उन्हें शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करने की वजह से ताकत मिल रही है। आज पूरे देश के अंदर, बहुजनों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए कोई शख्सियत काम कर रही है तो वामन मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जब तक वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये जागृति का आंदोलन है, ये अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आंदोलन है और इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का आंदोलन है। इस लड़ाई में आप लोगों को साथ सहयोग देना होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, 1925 में इनकी बुनियाद पड़ी, आज 2022 चल रहा है। आज तक किसी संगठन ने इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब वो शख्सियत है, 6 अक्टूबर 2022 को 3.5 लाख लोगों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया और चुनौती किया कि हम किसी भी हाल में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे। और देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली इन ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे वामन मेश्राम साहब। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, कुछ साथी हमारे जो कार्यकर्ता साहब को माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, आप तुरंत साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। आप लोग आए और साहब को माला पहनाकर तुरंत स्वागत करें। साथियों, इसके साथ ही साथ में साहब को बुलाने से पहले आप लोगों को निवेदन करता हूं कि साथियों, इस आंदोलन को चलाने के लिए आप लोगों को जन आंदोलन निर्माण निधि, साथियों ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा तो सभी साथियों को निवेदन है कि आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि इस आंदोलन को चलाने के लिए देना चाहिए। साथियों, ये आंदोलन हम लोग आपके सहयोग से चला रहे हैं, तो इस आंदोलन को 365 दिनों तक, क्योंकि जो वोट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार आपके समाप्त किए जा रहे हैं। इसके लिए साथियों, ये वोट के अधिकार को बचाए जाने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो जो साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले माननीय अब्दुल सलाम चौधरी साहब भी साहब को निधि भेंट करना चाहते हैं। तो जो साथी साहब को निधि भेंट करने के लिए आना चाहते हैं, वो आकर साहब को व्यक्तिगत तौर पर, जो भी साथी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी सहयोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर करना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि आप लोग ये आंदोलन चलाने के लिए
ताकि ये आंदोलन लगातार जो है कि 365 दिन तक चलती रहे। तो इसके लिए जो भी साथी साहब को 100, 200, 500, 1000, 2000 भी लोग सहयोग करना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनको निवेदन करता हूँ आप लोग आकर साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो जो साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। साथियों, ये आंदोलन हम आपके भरोसे पर आपके सहयोग से चला रहे हैं। तो जो आना चाहते जल्दी आ जाए। जो भी साथी आना चाहते हैं वो साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के लिए जल्दी आ जाए। उसके बाद साथियों हम लोग साहब को सुनेंगे। तो आप लोग जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो साथियों आप लोग आप साथी जो भी सहयोग करना चाहते हैं कि हम 100, 200, 500, 1000, 2000 साहब को निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। साथियों, ये आंदोलन आप लोगों के सहयोग से 365 दिन हम लोग चलाएंगे। तो इसके लिए साथियों ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है। इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में आप सभी लोगों को सहभाग करना होगा, आप लोगों को सहयोग करना होगा। तो जो साथी आना चाहते वो जल्दी आ जाए ताकि साथियों उसके बाद हम लोग साहब को सुन सके, सबका समय जाया ना हो। तो साथियों आप लोग जल्दी आ जाइए। जो भी साथी देना चाहते साहब को निधि वो लोग जल्दी आ जाए। तो साथियों हम लोग ताकि साहब को फिर सुन सके, जो भी आप देना चाहते हैं वो साहब को इस यात्रा को चलाने के लिए कि ये यात्रा हम लोग साथियों ये आंदोलन हम लोग आप लोगों के भरोसे पर, मूल्यवासी बहुजन समाज के भरोसे पर चला रहे हैं, बल्कि ना कि किसी ब्राह्मण या पूंजीपति बनियों के माध्यम से चला रहे हैं। हमें ब्राह्मण एवं पूंजीपतियों का करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन आपका 150 रुपए भी अगर मिलता है तो वो सहयोग आप लोगों का हमें चाहिए। तो इसलिए साथियों आप लोगों को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के लिए आना चाहिए, आप सभी को सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो सहयोग करने के लिए साहब को आकर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी आप लोग 100, 50, 200, 500 करना चाहते हैं, कोई भी साथी करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। साथियों मैं अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अगर कोई साथी आना चाहते वो जल्दी आ जाए, उसके बाद हम साहब को बुलाएंगे। अगर कोई आना चाह रहे तो आ जाए साथी। तो साथियों आज के इस कार्यक्रम के जो भी आना चाहते वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग आकर साहब को ये आंदोलन चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करनी चाहिए। तो आप लोगों को इसमें सहभाग करना होगा। आप लोग आकर साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें, मैं आप लोगों को ये निवेदन कर रहा हूँ। तो साथी आप लोग ये निधि देनी चाहिए हम लोगों को। तो आप सभी साथी इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। तो साथियों इस लड़ाई को आदरणीय वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, जल्दी आ जाइए साथी। अगर कोई आना चाह रहा है तो आ जाए। कोई साथी आना चाहते वो आ जाए। साथियों अगर और कोई भी देना चाहते तो वो साथी अब साहब के बोलने के बाद देंगे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं कि आप आए और आज की प्रबोधि रखें। धन्यवाद। हेलो आनंद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साथियों आज
भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है, सबसे पहले इसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 180 दिन तक चलाया गया था। अब की बार इसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाया जा रहा है और 31 राज्यों में चलाया जा रहा है और 674 जिलों में चलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विशाल जन जागरण का, महाजागरण का अभियान है और ये 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर ये 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि सारे देश भर में, हमारे देश में 6,500 तहसीलें हैं। तो 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों में हमारे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे श्रेणी के नेता कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा को 6,000 तहसीलों में चलाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा विशाल जनजागरण, महाजागरण का आंदोलन है और ऐसा प्रयास आज तक भारत में किसी भी संगठन के द्वारा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इतना विशाल संगठन शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं जब 18 साल 3-4 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब से लेकर अब तक, अब मेरी उम्र 66 साल चल रही है, तो 48 साल से ये संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करने में लगा हुआ हूं। तो इस वजह से एक विशाल संगठित शक्ति का निर्माण हुआ है और इस वजह से हम लोग इतना बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान चला रहे हैं, उसकी ये बड़ी वजह है कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्याक लोगों के बीच में ये आंदोलन करने वाला इतना विशाल संगठन किसी के पास भी नहीं है। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी तब बनाई थी जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को बनाई गई थी। जब बनाई गई थी तो दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि वामसेफ 13 स्टेट में 140 जिलों में कार्यरत संगठन है, मगर आज 31 स्टेट में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में इस संगठन का विस्तार हुआ है और 2,300 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ता इस संगठन में काम कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के कार्यकर्ता, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के कार्यकर्ता, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के कार्यकर्ता,
शेड्यूल ट्राइब के कार्यकर्ता, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के कार्यकर्ता, नॉमिडिक ट्राइब के कार्यकर्ता, एमबीसी के कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता, माइनॉरिटी के कार्यकर्ता, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन तमाम प्रकार के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करते हैं। इस आंदोलन को चलाने के लिए अपने जेब से निधि देते हैं और दूसरों से भी निधि देते हैं। तो इस तरह से एक बहुत विशाल संगठन खड़ा हुआ है, विशाल आंदोलन खड़ा हुआ है। ये जो हम लोगों ने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की, ये बहुत बड़ी वजह है शुरू करने की। बहुत बड़ी वजह क्या है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? तीनों शब्दों को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईवीएम में घोटाला होकर चुनाव होता है, घोटाला करवा के चुनाव हो रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है जर्मन। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जर्मन में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और इस तरह से जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो भारत में ईवीएम संवैधानिक कैसे हो सकती? ईवीएम तो एक ही मशीन है, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ईवीएम मशीन के विरोध में ये जो अभियान शुरू किया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईवीएम से घोटाला होता है। कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। ये कोई जिला में चलने वाली तालुका की मैजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है। मैजिस्ट्रेट का दिया हुआ फैसला जिला कोर्ट में बदल जाता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला ये बदलने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और सबसे आखिरी अदालत है। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, तो उसका फैसला फाइनल फैसला है। फाइनल फैसला क्या है? ईवीएम में ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इतना बड़ा फैसला दिया तो आप लोगों को मालूम क्यों नहीं हुआ? 8 अक्टूबर 2013 को दिया, 23 चल रहा है, तो 10 साल हो गए, क्यों नहीं मालूम हुआ आप लोगों को? क्योंकि अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, टीवी वालों ने खबर ही नहीं दी। अगर आपके इलाके में पंडित जी को 4 दिन टट्टी लग जाए तो उसकी खबर छप के आती है कि पंडित जी को टट्टी लग गई, और बंद नहीं हो रही है। 4 दिन से वो लगातार वो टट्टी को जा रहे हैं, और फिर भी
पंडित जी की हालत जो है वो मजबूती से खड़े हुए हैं। ऐसी सारी खबरें जो हैं, ये मीडिया वालों का तो दिमाग जो है आउट हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रे वामन मेश्राम को तुम ब्लैकआउट करते हो, चलो ठीक है। अबे सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ब्लैकआउट कर रहे हो। आखिर तुम्हारी ब्लैकआउट करने की क्षमता जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। क्या तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की खबरों को ब्लैकआउट करने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल है? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में मैं लेके जाने वाला हूं कि क्या मीडिया को राष्ट्रहित की खबरें भी ब्लैकआउट करने का अधिकार है उसके पास अधिकार? ये मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना वाला हूं और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे जो देना चाहे। साथियों, हम ये लड़ाई बीच में नहीं, ये लड़ाई मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट, जितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया उतनी बार जीत गया, क्योंकि मैं सारे ठोस सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता हूं तो सुप्रीम कोर्ट को मेरी बात माननी पड़ती है, क्योंकि मैं कोई गलत बात कहता नहीं हूं, राष्ट्रहित की, देश हित की बात कहता हूं। तो ये जो खबरें हैं, ये खबरें वो लोग सुप्रीम कोर्ट की खबरों को ब्लैकआउट किया। तो जो मीडिया सुप्रीम कोर्ट की खबरों को ब्लैकआउट कर रहा है, राष्ट्रहित के खबरों को ब्लैकआउट कर रहा है, वो मीडिया राष्ट्रद्रोही है। लोगों को मीडिया से बहुत डर लगता है, नेता लोग तो मीडिया से बहुत डरते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा मीडिया राष्ट्रद्रोही मीडिया है। अब मीडिया से मेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले, मैं देख लेता हूं। अगर मीडिया मेरा बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ के दिखा। मेरे पास भी सोशल मीडिया है, करोड़ों लोगों तक मेरी भी आवाज जा रही है। मैं तुम्हारे भरोसे पर कोई आंदोलन थोड़ी चला रहा हूं। इसलिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट की खबर को ब्लैकआउट करना ये राष्ट्रद्रोही के श्रेणी में आने वाला मामला है, और इस बात को भी हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इसको रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया। फैसला क्या दिया? पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। ये पेपर ट्रेल क्या है? इसके पहले कि मैं पेपर ट्रेल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है ऐसा फैसला दिया। इसके बावजूद भी कुछ लोग, भारत में कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है। नहीं होता है। ये वामन मेश्राम पगला गया है, ये पागल है, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ऐसा कहने वाले और ऐसा मानने वाले गधे की औलाद है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेश्राम जी, ये गधे की औलाद आपके मुंह में शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, बैड टेस्ट, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है इसका सुनकर। तो हमने कहा चलो ठीक है, सुधार लेते हैं। पहले तो तेरा सुधार लेता हूं। मैंने कहा एक छोटा सवाल पूछता हूं कि यहां से एक गधा जा रहा है, तो क्या कहोगे जरा बताओ तो। एक गधा जा रहा है, क्या कहोगे? तो कहा गधा जा रहा है, यही नहीं कहोगे? एक गधा जा रहा है तो गधे को गधा ही कहोगे ना, एक गधा जा रहा है।
तो गधे को कहोगे ए पंडित जा रहा है, कहोगे ए पंडित जा रहा है, कहोगे कि नहीं, गधे को गधे ही कहना पड़ेगा। और मैंने कहा यदि गधे को किसी ने पंडित कहा कि नहीं पंडित जा रहा है, विद्वान जा रहा है, तो क्या कहेंगे लोग? लोग कहेंगे कि जो ओरिजिनल गधा है वो गधा नहीं है, वो गधे को पंडित कहने वाला ही गधा है। तो हम गधे को गधा ही कह रहे हैं ना, गधे की औलाद कह रहे हैं। गधे की औलाद क्यों कह रहे जानते हो? कोई छोटी मोटी वजह है? बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के द्वारा इस देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया। वो सुप्रीम कोर्ट जिसे संवैधानिक कोर्ट कहा जाता है, कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट कहा जाता है? वो संवैधानिक कोर्ट, आखिरी कोर्ट, उसने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला होता है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तुम्हारे पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो तुम कह रहे हो ईवीएम में घोटाला नहीं होता है? पहली बात। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के घोटाले के सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए, उन सबूतों को छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इस सबूतों को छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सबूतों को, तुम्हारे पास कोई सबूत है ईवीएम में घोटाला नहीं होता है? तुमने ईवीएम मशीन को छानबीन किया, छानबीन करके तुम लोगों ने ये वो राय बनाई कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। अरे चुनाव आयोग तुमको ईवीएम देखने के लिए देता है, गधे की औलाद, देता है चुनाव आयोग तुमको ईवीएम मशीन देखने के लिए। और अगर नहीं देता है तो कहां से छानबीन करोगे? तो छानबीन किए बगैर तुम राय बना रहे हो। कहा कि नहीं तो नहीं, वो पहलवान ने कहा है। किसने कहा? पहलवान ने कहा है। अच्छा, तो पहलवान कैसे बनता है मालूम है आप लोगों को? वो पढ़ाई लिखाई करने से आदमी पहलवान नहीं बनता है। पहलवान कैसे बनता है? बनता है ना, दंड बैठक करने से, शरीर को मजबूत करने से, दिमाग को मजबूत करने से पहलवान नहीं बनता है। शरीर को मजबूत करने से पहलवान बनता है। यानी इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा बददिमाग आदमी पहलवान बनता है। तो तुमको पहलवान ने कहा, तो पहलवान को पूछा, पहलवान जी आपने मशीन को छानबीन किया? कहा कि हमने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कहा पहलवान जी को थोड़ी पूछा जा सकता है, साले पहलवान जी को सवाल पूछेंगे तो झापड़ मारता है, इसलिए हमने नहीं पूछा। तो पहलवान ने भी छानबीन नहीं किया। पहलवान की सुनकर जो अपनी राय बना रहा है उसने भी छानबीन नहीं किया। तो बगैर छानबीन के लोग कह रहे हैं ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, छानबीन करके कहता है कि ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का
8 अक्टूबर 2013 का फैसला है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। 10 साल हो गए, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने खबर नहीं छापी, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। साथियों, अगर अखबार वालों ने खबर नहीं छापी तो अखबार वाले भी इस राष्ट्रद्रोह के षड्यंत्र में सहभागी है, ऐसा कहा जा सकता है। आज जो ईवीएम में घोटाला हो रहा है, अमेरिका में ईवीएम नहीं है, यूरोप में ईवीएम नहीं है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। कल बांग्लादेश ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई। अरे सीखो, बांग्लादेश इतना सा देश है। बंगाल है ना हमारा, बंगाल जो प्रदेश है, स्टेट है, वो स्टेट से छोटा है बांग्लादेश। उसने भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई कल। जब पाबंदी लगाई तो ये बात प्रमाणित होती है कि वहां पिछले 10 साल से नहीं, पिछले कई सालों से इसके बारे में अभियान चल रहा है। और जब से हम लोगों ने ईवीएम पे घोटाला होता है अभियान चलाया, जानते हो बांग्लादेश के लोग भी हमारा वीडियो सुनते, पाकिस्तान के लोग भी वीडियो सुनते। क्यों जानते हो? ये जो जा रहा ना, हाँ भाई, ये सारे दुनिया में जा रहा नहीं शरद, ये सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। न्यूयॉर्क से कल मुझे टेलीफोन आया, मैंने कहा मैं ये परिवर्तन यात्रा में हूं, ईवीएम भंडापुर। कहा मैं देख रहा हूं। न्यूयॉर्क में सर्वजीत ने मुझे कहा, सर्वजीत वहां हमारा कार्यकर्ता है, सर्वजीत ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं, डेली देख रहा हूं आपका परिवर्तन यात्रा ईवीएम में। न्यूयॉर्क में भी दिखाया जा रहा है, न्यूयॉर्क में भी दिख रहा है, लंदन में भी दिख रहा है, यूरोप में पेरिस में दिख रहा है, 36 देशों में हमारी शाखाएं हैं, मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। देख नहीं रहे, इस आंदोलन को चंदा भेज रहे लाखों। जो भारतीय सिटीजन है वो लाखों रुपए का चंदा भेज रहे हैं। तो ये कोई काल्पनिक बातें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ये ऐलानिया बोल रहा हूं। ये सारे दुनिया वाले देख रहे, सुन रहे हैं, इसके आधार पर बता रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये बात सारे देश और दुनिया में फैल रही है कि बांग्लादेश जैसे देश ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई, भारत में ईवीएम पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही? इतना सारा खुल्लम खुल्ला होने के बावजूद भी क्यों नहीं लग रही है? दो बड़ी नेशनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ने 2004 में ईवीएम में घोटाला करके सेंट्रल में सरकार बनाई। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। इस घोटाले के दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया। नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस को मिलने के बाद कांग्रेस को लगा तो हमारी चोरी पकड़ी गई, हमने घोटाला किया, उसकी चोरी पकड़ी गई है, क्या किया जाए? ये तो बहुत भयंकर मामला है। अडवाणी जी कह रहे रथ यात्रा निकालकर सारे देश के लोगों के सामने कांग्रेस का खेल नंगा करूंगा। तो अडवाणी जी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, ये तो सारे देश भर में आग लग जाएगी। जब उन्होंने राम मंदिर के लिए ऐसी रथ यात्रा निकाली थी तो आग लग गई थी देश भर में। ये तो बहुत उससे भी भयंकर मामला है, ये आग लग जाएगी। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से संपर्क किया और कहा कि अडवाणी जी को रोकिए। कहा कि नहीं, वो बहुत बड़े नेता है, हमारी औकात नहीं कि उनको कहे। तो कांग्रेस ने सोचा भी अडवाणी को रोकने की ताकत किसके पास है? तो कांग्रेस को मालूम था कि आरएसएस ही अडवाणी को रोक लगा सकती है। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए नागपुर में।
और आरएसएस को कहा अगर अडवाणी जी ऐसी यात्रा निकालेंगे, ईवीएम भंडाफोड़ करेंगे, घोटाला कांग्रेस का बताएंगे, तो सारे देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा। और देश अगर खतरे में पड़ेगा तो बहुत भयंकर मामला होगा, इसे रोकना होगा। आरएसएस ने कहा रोक लगाते हैं, इसको रोक लगाते हैं, अडवाणी जी को रोक लगाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घुटने को प्लास्टिक लगाकर प्रधानमंत्री पद का चुनाव 2004 का लड़ा। अडवाणी जी की तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अडवाणी जी की तबीयत बहुत बढ़िया थी, मगर इसके बावजूद भी अटल बिहारी ने प्लास्टिक लगवाया होने के बावजूद भी अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनवाया। मगर 2004 के बाद 2009 में चुनाव लड़ने का मामला आया तो अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना पड़ा। आज जो आप बीजेपी देख रहे हो, ये अडवाणी की खड़ी की पार्टी है। अडवाणी ने सारे देश भर में रथ यात्रा चलवा कर इस पार्टी को यहां से यहां पहुंचाने का काम किया। तो अडवाणी को रोकना मुश्किल काम है, मगर आरएसएस ने अडवाणी को रोका, कांग्रेस के साथ समझौता किया, कांग्रेस का और आरएसएस का समझौता हुआ। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम कर लेना। 4 और 9 को हमने घोटाला किया, 14 और 19 को तुम कर लेना। 2004 और 9 के घोटाले के बारे में तुम चुप रहना, 2014 और 19 के घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, ताकि किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए। अब किसी को मालूम इसीलिए नहीं हुआ, ये ईवीएम चल रहा है, ईवीएम का घोटाला भी चल रहा है। 2 बड़ी नेशनल पार्टियां इस घोटाले में शामिल है। नहीं तो कांग्रेस का घोटाला होता तो बीजेपी वाले चिल्लाते, बीजेपी वाले का घोटाला होता कांग्रेस वाले चिल्लाते, तो प्रजा को मालूम हो जाता ये दोनों के दोनों इस घोटाले में शामिल है और मिलकर फायदा उठा रहे। 10 साल उन्होंने बन नहीं रही है, साल और 2 साल से ज्यादा सेंट्रल में गवर्नमेंट चल नहीं रही है, ये हमारी वजह से हो रहा है। काशीराम जी एलानिया कहते थे हमें सेंटर में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। जो सरकार मजबूत होती है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के खिलाफ काम करती है। जो मजबूर होती है तो हमारा समर्थन लेने के लिए कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए करती है। तो हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। वो एलानिया कहते थे, उनको समझ में नहीं आता था राजनीति, इस वजह से थोड़ी कहते थे। वो देशभक्त नहीं थे, इस वजह से ऐसा कहते थे। ऐसा कोई कह सकता है? इस देश में जो अस्थिरता पैदा हुई थी वो हमारे लोगों का जागरण हुआ था, काशीराम जी के द्वारा हुआ था। इस वजह से ऐसा किया गया था और इस वजह से इस जागरण को रोकने के लिए 2004 में ईवीएम मशीन को लाया गया। अब हैरान हो जाओगे कि 2004 के पहले 89 से 2004 तक सेंटर में कोई सरकार स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती थी। वो गवर्नमेंट 2004 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, 2009 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, 2019 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई। अरे क्या चमत्कार हो गया भाई! जो जागृति भारत के लोगों की हो गई थी वो पीछे चली गई क्या? रिवर्स गियर में जागृति चली गई क्या? जागृति रिवर्स में नहीं चलती है, वो फॉरवर्ड गियर में चलती है। तो इसको रोकने का काम कैसे हो रहा है? तो ईवीएम के द्वारा हो रहा है। इसे जानने की, इसे समझने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने
जो मैंने कहा एक घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया, तो पेपर ट्रेल मशीन से घोटाला कैसे रुकता है कुछ पता? अभी बता दो। तो इसको जानने समझने के लिए आपको वोट करने के जो तरीके हैं, अब तक 3 तरीके हुए हैं, आपको 3 तरीके बताने से ही घोटाला समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बैलेट पेपर होता था, और बैलेट पेपर होने के बाद जब आप बूथ पर जाते थे वोट डालने के लिए, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप देखते थे ये कैंडिडेट के क्या नाम है, फिर आप देखते थे चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं, आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं, मैं भी जानता हूं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि चुनाव होते हैं गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। फिर आप देखते किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। आप सोचते थे जब बैलेट पेपर होता था, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। फिर मोहर, उस समय मोहर होते थे, मोहर उठाते, अरे शाही लगी हुई नहीं है। फिर आप क्या करते, इंक का पैड होता था, फिर उसको हाँ शाही लग गई है। और फिर आप क्या करते थे, हाँ कुत्ता कहाँ देखा है, हाँ लग गया है। मैं जिस कुत्ते को मोहर लगाना चाहता था सही जगह लग गई है, ऐसा वो वोटर सोचता था, और सोचने के बाद क्या करता था, ऐसी फोल्ड करता था और सोचता अरे बड़ी हो गई है, थोड़ा छोटी करनी होगी, फिर छोटी करता था, फिर और छोटी करता था, और फिर बैलेट बॉक्स में डालता था। डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में जाता था कि मैंने जिस कुत्ते को मेरा वोट दिया है, मेरा वोट कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, गारंटी से जमा हो गया है। ऐसा सोचकर वो आदमी घर में निश्चिंत होकर जाता था। हो गया बैलेट पेपर। अब ईवीएम आ गया। आप ईवीएम में वोट डालने के लिए गए, बटन दबाया, बटन दबाया, आपके आंखों से बैलेट पेपर में चुनाव निशान और मोहर लगा हुआ बात दिखाई देती थी, ईवीएम में 2004 में आपको दिखाई नहीं दी। 2004 की मशीन जो ईवीएम आपको आंखों से दिखाई नहीं दी। जब आंखों से दिखाई नहीं दी कि आपने बटन तो दबाया, हाथी, कमल का फूल, पंजा, साइकिल दिखाई नहीं दिया, तो आपको डाउट हो गया कि साला इधर उधर तो नहीं गिर गया। जब वो अपना वोट इधर उधर देखने लगा तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आया और उस वोटर को कहने लगा हो गया। वो वोटर क्या कह रहे हैं, एक्शन समझ लो, हो गया, हाँ हो गया। किधर से आए थे, इधर से, इधर जाओ जाओ जाओ, इधर जाओ। वो कर्मचारी को लगता पता नहीं साला हंगामा ना खड़ा कर दे, जाओ जाओ, भगा दिया, हो गया। ईवीएम में उसको आंखों से दिखाई नहीं दिया, बैलेट पेपर में आंखों से दिखाई देता था, मोहर दिखाई देती थी, निशान दिखाई देता था। ईवीएम में 2004 में 2009 में दिखाई नहीं दिया। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, इसी वजह से लिखा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों? दिखाई नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पारदर्शी नहीं है। रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया है कि यह मशीन पारदर्शी नहीं है। केवल पारदर्शिता के आधार पर जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
तरह से आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, आपका वोट ईवीएम में चला गया। ध्यान रखना, खास बात बता रहा हूं, आपका वोट ईवीएम में चला गया। चले जाने के बाद आपके वोट का रिकॉर्ड ईवीएम में जमा हो गया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ध्यान रखना, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये बैलेट पेपर में आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। इसका वजन है, इसका साइज है, इसका फिजिकल एविडेंस है, सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, उसका कोई वजन नहीं है। और सबसे भयंकर बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। अभी प्रयोग करके दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे ट्रांसफरेबल होता है अभी बताता हूं। राम नारायण वाराणसी के एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पर मैसेज लिख रहे हैं कि राम प्रसाद जी, मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होगी, मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा, मगर मैं पहले अपनी जिंदगी में दिल्ली आ रहा हूं, मैं दिल्ली को देखा नहीं हूं, इसलिए मेरा अनुरोध है आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाइए, टर्मिनल 3 पर, वहां आप मुझे रिसीव करिए और मुझे लेकर जाइए, मेरी मदद करिए। ऐसा मैसेज राम नारायण ने टाइप किया मोबाइल पर और राम प्रसाद को भेज दिया। 1000 किलोमीटर दूर राम प्रसाद को मिल गया। ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर न्यूयॉर्क में भी जाता है, लंदन में भी जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 किलोमीटर भी जाता है, ये मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। 25,000 किलोमीटर में रिकॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है। हो गया। ईवीएम मशीन कितनी है? 1.5 फुट की, उसमें 7 कैंडिडेट के वोट जमा है। 1.5 फुट की मशीन, मैसेज कितना ट्रांसफर हुआ? 25,000 किलोमीटर में। ये मशीन कितनी है? 1.5 फुट की। तो एक वोट को 1.5 फुट ही चलना होगा ना, 1.5 फुट चलना होगा कि नहीं होगा? तो मशीन के अंदर ही अंदर वो वोट ट्रांसफर हो गया। राम प्रसाद का, राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया, मशीन के अंदर हो गया, बाहर वालों को दिखाई नहीं दिया। क्यों ट्रांसफर हो गया? क्योंकि दुनिया के सारे एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफर हो गया। अभी खबर आई, अभी कल खबर आई अमेरिका से। अमेरिका के कंप्यूटर विज्ञानी, टेक्नोलॉजी के विज्ञानी ने ऐलान किया भारत की ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है। उन्होंने लेटर भी लिखा भारत के चुनाव आयोग को कि इसको बदला जाए, ये सही नहीं है। ये मेरे पास उसकी खबर है, मेरे पास उसकी खबर है। एक खबर, एक कल परसों की खबर है। विशेषज्ञों ने, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने भारत के ईवीएम पर कहा साथियों इतना मामला भयंकर चल रहा है और ईवीएम मशीन में आपका वोट ट्रांसफर हो जाता है। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया, फिर आप वोट डालने के लिए गए। 2014 में ये तीसरा तरीका, फिर आपने बटन दबाया,
पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई है इसलिए आंखों से दिखाई दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई है इसलिए आपको आंखों से दिखाई दिया। जब आंखों से दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया? आपका मोहर जहां आपने दबाया उसी पर लगा हुआ है। 7 सेकंड रुकता है, उसके बाद वो बैलेट का कागज कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, पेपर ट्रेल मशीन में गिर जाता है। इसीलिए उस मशीन का नाम पड़ा पेपर ट्रेल। है समझ में? उसका नाम क्यों पड़ा पेपर ट्रेल? क्योंकि वो पेपर का वोट जो है वो पेपर ट्रेल मशीन के बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। गिर गया। अब देखो आगे क्या होता है वो थोड़ा समझाता हूं। अब राम नारायण चुनाव लड़ रहे हैं, उसके विरोध में 6 कैंडिडेट है। ईवीएम मशीन में रिकॉर्ड जमा हो गया, काउंटिंग हुआ ईवीएम का, राम नारायण चुनाव हार गए। ईवीएम मशीन का काउंटिंग हुआ, राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण ने कहा जिलाधिकारी, नहीं नहीं नहीं, मैं चुनाव हारने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जीतने वाला हूं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पेपर ट्रेल मशीन के कागजी मतों की गिनती किया जाए, ऐसी मेरी मांग है। तो कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, वो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया ओके कागजों की गिनती किया जाए। कागजों की गिनती हुई और कागजों की गिनती में राम नारायण जो ईवीएम में हार गए थे, कागजों की गिनती में राम नारायण चुनाव जीत गए। क्यों? राम नारायण चुनाव क्यों जीत गए? चलो ये भी बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को बताने का ही तो मैंने ठेका लिया हुआ है, बाकी किसी को तो कुछ पता है नहीं। ये देखो, जब आप वोट डालते हो तो आपने कमल के फूल पर स्टैंप लगाया, मोहर लगाई और पंजे पर लगाई, ठीक है? पंजे पर लगी हुई मोहर वाला बैलेट कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कमल के फूल पर लगा हुआ मोहर का निशान, लगा हुआ कागज का वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? दोनों के अलग अलग निशान लगे हुए हैं और दोनों दिखाई देते हैं। रिकाउंटिंग में चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए मिक्स नहीं किया जा सकता जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किया जा सकता है। ये पेपर का रिकॉर्ड है, इसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका फिजिकल एविडेंस है, अलग अलग एविडेंस है, अलग अलग मोहर है, अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं, इसलिए मिक्स नहीं हो सकता। ईवीएम में हो सकता है, इसलिए ईवीएम ने राम नारायण को चुनाव हरवा दिया, उसके वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। मगर बैलेट पेपर में उसके वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इस वजह से राम नारायण बैलेट पेपर पर पेपर ट्रेल मशीन में चुनाव जीत गए। इस तरह से पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है और ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन है। तो अब समझना है, इसके नाम मैं रखता हूं ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो चुनाव आयोग को मालूम था, इसलिए 2014 में 0.33% पेपर ट्रेल लगाया। इसका मतलब कितना नहीं लगाया? 99.67 नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। 24 अप्रैल 2017
सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया 100% पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। जब ये निर्णय दिया, नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के लोग दोबारा बैठे और दोबारा बैठने के बाद बीजेपी आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, देखो आपके साथ हमारा गुप्त समझौता हुआ, 2 बार तुम घोटाला करोगे, एक कई बार हमारा हो गया, तुम्हारा तो 2 बार हो गया, हमारा एक कई बार हो गया। 2019 में वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया। गांधी जी की टांग सिंगल हड्डी की है, वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी की है। ये छोटी मोटी टांग नहीं है, हटाना आसान नहीं है, आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारा हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा है, सारे देश की मशीनरी तुम्हारी है, अरे तुम कर लो जो करना चाहते हो। कहा नहीं, ये वामन मेश्राम की टांग है, इतना आसान नहीं है हटाना, मदद करो। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए फरवरी 2019 में। सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास 2-4 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मेरे पास है इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और तमाम प्रकार के सबूत हमारे पास है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वामन मेश्राम नरेंद्र मोदी के विरोध में इतना बोलता है, अरे इसको नरेंद्र मोदी अरेस्ट क्यों नहीं करता? उसको मालूम है मेरे पास सबूत है। नरेंद्र मोदी गधा नहीं है। अगर मेरे को अरेस्ट किया जाए, कर लिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गांधी जी को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था और कई बार किया था, तो क्या हुआ? गांधी जी जो छोटी लीडरशिप थी वो महान हो गई, बड़े हो गए। और जब गांधी जी बड़े हो गए, महान हो गए, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अगर ये लोग मुझे जेल में भेज देंगे तो फिर मैं भी महान हो जाऊंगा। मुझे जब गुजरात के नरेंद्र मोदी के गुजरात वाले अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो मैं खुद ही चला गया। मैं खुद गुजरात में जाकर दिल्ली में एयरपोर्ट गया, अहमदाबाद के एयरपोर्ट उतरा और सीधा चांदखेड़ा के पुलिस स्टेशन में गया और कहा कि अरेस्ट करो। तुम अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को करो। मैंने अरेस्ट करवाया। तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डाल के बैठ गया और कहने लगा, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा, गांधी जी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे तो तुमको मिर्ची नहीं लगी थी, मैं जेल में गया तो मिर्ची लग गई। कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास सारे देश भर से आपके समर्थन में टेलीफोन आ रहे थे, तब मुझे लगा कि ये कौन आदमी है, ये देखने के लिए मैं आया। सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे हैं। तो जेल में जाने से, जनहित में, राष्ट्रहित में जाने से किसका नुकसान होता है भाई? वो तो किसी आंदोलन को बड़ा अवसर मिलता है। हम लोगों को अगर राष्ट्रहित में हम लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के घोटाले को रोकने के लिए, तो ये हम हर हालत में करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, भारत बंद भी करेंगे। और चुनाव आयोग ने ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाया तो 2024 में ईवीएम को फोड़ेंगे। ये मैं ऐलानिया कह रहा हूं, एक घर में छुप कर नहीं कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं कि तुम अगर ईवीएम में हमारे वोटों की चोरी करवा के यदि तुम हमारे किस्मत को फोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारी ईवीएम नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी किस्मत फोड़ रहे हो तो तुम्हारी ईवीएम हम फोड़ेंगे। वोट का अधिकार, वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार राजा चुनने का और राजा बनने का अधिकार है। और यदि आप ऐसा करते हो तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारे मित्र ने कहा कि इससे तो जेल होगी। हमने कहा जेल से हम डरते थोड़ी है, जेल में जाने से डरते थोड़ी है।
ये तो लड़ाई है, तो आंदोलन है, तो जेल में जाना पड़ेगा। तो हम तो जाने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कोई डकैती नहीं डाल रहे, हम कोई ठगी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों के विरोध में संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये हम करेंगे। तो इसमें आप सब लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी साहब को जाना है, इसलिए आप लोग बैठे हैं। साहब को तुरंत जाना है, तो साथियों आप लोग बैठे रहिए।